हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर्स में शुरू आपका स्वागत है। तो बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि चलता आ रहा है और मैं आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करते जा रहा हूं। साथ ही साथ हमने पोल डाल दिया है कि क्या इस पे अलग से सेशन बनाया जाए या नहीं। तो उस पोल को आंसर करके आप बताइए कि हाँ, इस पे सेशन बनाया जाए या नहीं। तो कीवर्ड्स क्या क्या हैं आज के कोल सेक्टर में? कोल गैसिफिकेशन, मिनरल इंडेक्स, कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइनिंग ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री बोर्ड, एफडीआई लिमिट बढ़ा दी गई है। आपकी डिफेंस सेक्टर में एमआरओ हब एंड ट्रिपल पी मॉडल इन एविएशन सेक्टर, वायबिलिटी गैप फंडिंग, रिसर्च रिएक्टर एंड मेडिकल आइसोटोप्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये सारे टॉपिक्स आपके जहाँ भी नोट्स बने हुए हैं वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर इस पर डेडिकेटेड सेशन बनवाना है तो पोल में जाके आंसर कर दीजिए तब। और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसका डिस्कशन करना है। जब जैसे कोल गैस और कोल गैसिफिकेशन है, वहाँ से हमने कोल सेक्टर और कोल गैसिफिकेशन को रिवाइज कर लिया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोल गैसिफिकेशन पे। इसका आप आंसर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल गैस। तो क्या ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या इसमें फिजिकली फॉसिल फ्यूल को सिन गैस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है? सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है। सिन गैस इज यूज टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ, देखिए कहीं भी कोई भी चीज़ आता है उसका यूजेस तो आप पढ़िए ही पढ़िए, ये हम लोग पहले से ही फोकस दे रहे हैं। तो फर्टिलाइजर, फ्यूल, सॉल्वेंट एंड सिंथेटिक मटेरियल में इसका यूज होता है। जो हाइड्रोजन बचता है, हाइड्रोजन निकलता है, उसका हम लोग अमोनिया या फिर हाइड्रोजन इकोनॉमी, एक कंसेप्ट है, उसको बताइए क्या है उस कमेंट बॉक्स में डाल के, और उसमें भी यूज होता है। और यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ये है कि इसका फिजिकल नहीं, ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपका टॉपिक आएगा साइंस में। ये इसका एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे कल हमने कीवर्ड दिया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसमें कि इनमें से कौन कौन से आइटम्स है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आते हैं। तो ड्रग आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। फर्टिलाइजर्स आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आते हैं। पल्स एंड एडिबल ऑयल्स भी आते हैं। और साथ ही साथ देखिए ये अनएक्सपेक्टेड टर्म है तो इसको आपको ध्यान देना है ज़्यादा। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, अब चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 4 इयर्स कंप्लीट हो गया। तो एक क्वेश्चन, लोग इसको सेलिब्रेट करके मना रहे हैं, हम लोग एस्पिरेंट हैं तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करके इसको मनाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन बीपीएल हाउसेस में देना। तो हाँ बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। एलपी गैस कनेक्शन इज रिलीज नेम ऑफ एडल्ट वुमेन। ठीक है, जो एडल्ट वुमेन जो होगी फैमिली हेड, उनके नाम पे रिलीज होगा। पुअर जो हाउस होल्ड्स हैं उनको क्या? राशन कार्ड। देखिए इसमें एक एडिशनल, दिस इज द न्यू फ्रॉम द करंट अफेयर्स में इसमें ऐड किया गया था कि पुअर हाउस होल्ड जो हैं जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड हैं, वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हाँ हम पुअर हाउस होल्ड हैं, तो उनको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं आखिरी पे कि जीरो ईएमआई पे, जीरो इंटरेस्ट रेट की ईएमआई पे आपको गैस स्टोव और रिफिल भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो 6 जो रिफिल है उसका अमाउंट रिकवरी भी नहीं होगा, और जो ईएमआई है वो आपके एलपीजी सब्सिडी से डिडक्ट होते रहेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिकवर होगा इनिशियल 6 रिफिल, लेकिन इस स्कीम में इनिशियल 6 रिफिल का रिकवरी का कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं वो सही हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और जो गलत है उसको करेक्ट करके एक टाइप से आपका नेक्स्ट पॉइंट भी बन गया। अब चलते हैं, राइट इश्यूज की बात हुई है। राइट इश्यूज हमेशा न्यूज़ में रहा है, तो राइट इश्यूज क्या होता है? ऐसे
कीवर्ड्स, देखिए अगर ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं, सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे कीवर्ड्स पे, या भी इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी डायरेक्टली कीवर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी के कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट इशूज़ क्या है, तो राइट इशूज़ में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ऑफर किया जाता है नया शेयर, ताकि ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ओनर ना बन सके, मतलब आपको ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना है, तो जो ओनर हैं उन्हीं को शेयर ऑफर किया जाता है, उसी को राइट इशू बोलते हैं। इसमें शेयर होल्डर ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर कर दिया गया तो आपको खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। और ये इसमें एक और पॉइंट है कि डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे उनको दिया जाता है ऑफर। और ये कैपिटल रेज, शेयर जो भी है वो कैपिटल रेज करने का मेजर है, और जब भी शेयर होगा तो डेप्थ इंक्रीज नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, लेकिन ये टर्म आ गया तो इसका एक रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोगों को। अब पॉलिटी में आया कि कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 30% सैलरी डोनेट कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस न्यूज़ को पूरा बहुत ध्यान से पढ़ने लगे कि हाँ कितना सैलरी डोनेट कर दिया, अगर उनका 5 लाख सैलरी है तो उसका 30% क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको डायरेक्टली आपका पॉलिटी नोट्स निकालना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखें तो वहाँ से निकालना है। आपको जितने भी प्रेसिडेंट के प्रोविजंस हैं, खास करके जो उनकी सैलरी से रिलेटेड है, उनको रिवाइज कर लेना है। तो उसमें क्या आता है, एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। क्या आर्टिकल 52 से 78 प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है? जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजीली चेक करके बता देंगे कि हाँ बात होती है। आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप आर्टिकल नंबर, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन जो करंट में है उसका तो आर्टिकल नंबर आप याद रखिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे ये है आर्टिकल 123 इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। तो ये क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं, कम से कम 10-15 बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो हिट जो हैं आपके आर्टिकल्स, उसको तो पता बात करनी ही है। जैसे ये आपका इमॉल्वमेंट का बात हुआ तो ये आर्टिकल 59 में बात हुई है, तो ये आपको रिवाइज करना है। अगर रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। एक और बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल को वापस भेजे। तो क्या है वो रिकंसिडरेशन, वो क्या 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था? तो नहीं, ये आपका 44th अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस में क्या न्यूज़ में रहा कि CSIR ने डेवलप किया है कार्बन फोम की बैटरी, जो कि लीड बैटरीज को रिप्लेस करेगी, ठीक है। लीड बेस्ड बैटरीज जो होते हैं, तो इसमें आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। तो CSIR हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। कार्बन फोम क्या है, लीड बैटरीज क्या हैं, या लीड क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो कार्बन फोम पे क्वेश्चन करके इसको समझते हैं कि कार्बन फोम क्या है, तो उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो हीट सिंक में इसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको इसका आंसर आता है वो कमेंट करके बताइए। तब तक हम कार्बन फोम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक है सब लोगों के लिए। तो कार्बन फोम इज ए स्टिफ पोरस स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम वेब ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। देखिए इसका प्रॉपर्टीज जाना जरूरी है, अगर प्रॉपर्टीज पता है तो ऐसा अगर नया यूजेज आता है कुछ, तो उसको आप लिंक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइट वेट होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करता है, और साउंड और रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो इसका एप्लीकेशन आप इजीली, हीट सिंक में यूज़ होगा, हीट रेजिस्टेंट है तो हाँ बिल्कुल, तो ये सारे सही हैं। इलेक्ट्रोड अभी तो डिस्कस किया कि लीड से, हाँ तो ये भी सही है। रिमूव ऑयल, आप कार्बन बेस्ड फिल्टर आपने बहुत पढ़ा होगा, तो हाँ ये ऑयल और हेवी मेटल्स जो वाटर में कंटेमिनेटेड है उसको रिमूव, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ लीड। जैसे ये लीड हमारा, या लेड जो बोलते हैं, उसका लेड बैटरीज है, तो इस पे इसका यूजेस क्या है, क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पेट्रोलियम में इसको मिक्स किया जाता है, पेट्रोल में भी यूज़ होता है, आपका पेंट्स में भी यूज़ होता है। जो पाइपलाइंस होते हैं वो लेड के होते हैं। आपके मेडिकल इक्विपमेंट, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनते हैं ना, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी लोग इसको यूज़ करते हैं। ई वेस्ट
ई वेस्ट जैसे आपका मोबाइल फ़ोन्स हुआ गया, ये सारी चीज़ें अगर फेंकते हैं तो उससे भी लीड निकलता है या लेड निकलता है। कॉस्मेटिक एंड टॉयज़ में भी इसका यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है, इससे पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन से कौन कौन से डिजीजेज हो सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो लीवर और किडनी डिजीज होगा तो हाँ बिल्कुल होगा। पैरालिसिस एंड मस्कुलर एट्रोफी होगा तो बिल्कुल होगा। और सेंट्रल एंड नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन ऑफ किड्स, देखिए यहाँ पे बच्चों पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सारे प्रॉब्लम्स आपके लेड पॉइजनिंग से हो सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जब डिजीज की बात चली है तो ये सारे डिजीज आप कमेंट करके बताइए कि किससे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ये नाइट्रेट दिया हुआ है वो इसमें नाइट्रेट से नहीं होता है। इसको आप नाइट्रेट से आपका जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये किस चीज़ से होता है ये आप कमेंट करके बताइए। और ये मैं आपके लिए ओपन रखता हूँ, आप चेक करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा वीडियो के। ठीक है, अब चलते हैं जवाहर नेहरू सेंटर ऑफ, ये देखिए आपका जो जो इंस्टीट्यूट है उसने क्या निकाला है। उसने एक सिल्क फाइब्रियन बेस्ड हाइड्रोजेल निकाला है जो कि इंसुलिन डिलीवरी इन डायबिटिक पेशेंट्स में काम देगा। तो क्या हो गया, एक तो आपका कीवर्ड ये हो गया, एक कीवर्ड इंसुलिन हो गया, एक कीवर्ड आपका डायबिटिक पेशेंट हो गया। तो इसी को क्वेश्चन के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। डायबिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है डायबिटीज़ का। तो क्या डायबिटीज़ मेलफंक्शन ऑफ पैनक्रियाज के कारण होता है। इसके लिए देखिए इसका जितना भी स्टेटमेंट है ना, ये चारों स्टेटमेंट ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये चारों स्टेटमेंट आस्क्ड, कोई भी एग्जाम जो होते हैं पीएससी या यूपीएससी के एग्जाम्स में ये सारे पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, उसी से बना हुआ है ये चारों स्टेटमेंट्स ही। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये सारे नहीं पूछे गए। करी लीव्स का यूजेज एक बार आ चुका है, फेनुग्रीक सीड का यूजेज आ चुका है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये आखिरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो शुगर लेवल इन ब्लड, तो नहीं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई शुगर लेवल इन द ब्लड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दे दिया है, जिनको डायबिटीज़ के बारे में नहीं पता है वो थोड़ा सा ये पढ़ लें, बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में, कोई ज़्यादा न्यूज़ रहा नहीं तो हम लोग थोड़ा सा पुराने न्यूज़ को रिसाइकल करके उसको फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे एक आपका एडिटोरियल आया हिंदू में। तो इस एडिटोरियल में आप क्या पढ़ सकते हैं, इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फेडरलिज्म की जब भी बात होगी तो किस केस में इसको बेसिस स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कौन कौन से स्कॉलर्स ने इसको इंडिया के बारे में क्या बोला, कैसा है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, ये सारा आप पॉलिटी से रिवाइज कर लीजिए। नहीं रिवाइज किए हैं तो आप अपना लक्ष्मीकांत बुक खोल के उसको पढ़ लें। साथ ही साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको भी आप रिवाइज कर लें। इस तरह से आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है। सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ये सारी स्टैटिक कंसेप्ट भी रिवाइज करते रहने हैं। तो एक कंसेप्ट थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं फेडरलिज्म से। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कौन से लिस्ट में आता है, ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है, तो ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दूसरा न्यूज़ क्या हुआ कि जो लेबर लॉ सस्पेंड हो रहे हैं उसके बारे में अजीम प्रेमजी ने बोला कि ये वर्कर्स के राइट के अगेंस्ट है, इसको नहीं लाना चाहिए था। तो वर्कर राइट्स पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आईएलओ ने वर्कर राइट्स पे क्या बोला है। राइट्स ऑफ वर्क, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट ऑफ वर्क, उसके बारे में आईएलओ ने क्या बोला है। तो इसमें आप बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेन, तो हाँ बिल्कुल इसने इस डिक्लेरेशन में बात की है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में है, इसको आप कमेंट करके बताइए। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, तो ये भी आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, और चाइल्ड लेबर का भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो ये दोनों भी आप कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये भी आपके राइट ऑफ वर्क्स में है। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, ये भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 1998 में जो बात कही गई है वो हम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनका इतना बड़ा विजन था कि
उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें 1947 में ही इनकॉर्पोरेट कर ली। काफ़ी चीज़ें बाद में भी ऐड हुई है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ दीज प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, नॉट बाय लॉ बट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब चलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में गोल प्रोग्राम की बात की गई है। गोल प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, और फेसबुक से कोलैबोरेशन करके डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यूथ को, ताकि क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी हमने इसमें लिख दी है। अब इसमें क्या बात की गई है? मर्ज करना है स्टार्टअप, मुद्रा योजना और कौशल विकास और जनधन योजना। तो ये जहाँ जहाँ आपके योजना के टॉपिक के नोट्स बने हुए हैं वहाँ आप जाके रिवाइज कर लीजिए। नहीं रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं जिन्होंने रिवाइज कर रखा है, जिनको आता है स्टार्टअप इंडिया पर। तो स्टार्टअप इंडिया के कौन कौन से पिलर्स हैं? तो यहाँ पे भी ये तीनों पिलर हैं, ऑल ऑफ द अबव स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के ये 3 पिलर हैं। थोड़ा सा डिटेल में एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। क्या इसमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 7 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन? क्या अटल इनोवेशन मिशन और सेतु प्रोग्राम इसके अंदर है? क्या आपका जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो कैपिटल गेन्स टैक्स पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है 50 लाख तक अगर नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करें? तो हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है स्टेटमेंट। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप ये बनाया गया है, इस पे 10,000 कॉर्पस रखा गया है, और ये मैनेज्ड बाय आरबीआई नहीं है, ये मैनेज्ड बाय सेबी है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा न्यूज़ हम लोग देखते हैं। न्यूज़ में आया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है 16 मई को, और ये कौन मनाता है? यूनेस्को मनाता है। और किस लिए मनाता है? क्योंकि 1960 में पहले दिन सक्सेसफुल लेज़र का यूज़ हुआ था। लेज़र पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, और ये 1960 में जिन्होंने इनको डिस्कवर किया उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेज़र का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कमेंट करके बताइए कि लेज़र इज डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये हमने लिया है, इसको कमेंट करके बताइए। तब तक हम लेज़र के प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लेज़र क्या है? तो ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट से बनता है। सिमुलेटेड इमिशन की यहाँ बात की गई है, यहाँ ये डिफिनीशन दिया गया है, ये डिफिनीशन भी पूछा जा चुका है। डिफिनीशन या फिर उसका फुल फॉर्म बोलिए, तो ये फुल फॉर्म आपका पूछा जा चुका है। जिन्होंने इसको जिसको डिस्कवर किया या बिल्ड किया उसका नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और इसका यूजेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन लेज़र क्योंकि बहुत ही कॉमन टर्म है, तो प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स में यूज़ होते हैं, बारकोड, डीएनए सीक्वेंसिंग में। जो आपको नहीं पता है सिर्फ उसको आप लिख लीजिए, बाकी जो पता है जैसे लेज़र थेरेपी होता है, लेज़र सर्जरी होता है, तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, उसके नाम में ही है। और ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया? इसके देखिए यहाँ के इसके जो एक्रोनिम है इसी में है ये स्टिमुलेटेड इमिशन, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? स्टिमुलेटेड रेडिएशन। देखिए अगर आपको एक्रोनिम ही पता होता तो आप इस क्वेश्चन को तुक्का मार के सही कर देते। अब चलते हैं बोनस चीज़ों में। एक बोनस फैक्ट यहाँ भी हमने लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए और बताइए कि अच्छा ये किस चीज़ की बात की गई है। बोनस फैक्ट्स में सबसे पहले डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च हुई है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसका 400 करोड़ जो है कॉर्पस है। ये ज़्यादा अगर सीएपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें एक जो वन लाइनर फैक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात की गई थी बहुत पहले ही, और वो कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। साइक्लोन की बात हुई तो साइक्लोन अम्फान ये कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। तो ये अगर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि हाँ अभी का लेटेस्ट साइक्लोन कौन सा है। तो ये हो गई बात। वैसे ही एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च हुआ है जो कि फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड का वेसल है, तो इसको आप ध्यान दे दीजिए अगर डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम देना है आपको।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 145 मिलियन सैंक्शन किया है इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये आपका इस पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे कल या परसों ही हमने क्वेश्चन बना के डिस्कशन किया था। तो ये वन लाइनर फैक्ट अभी आपके लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस स्टेट का है? छत्तीसगढ़ का है। इसमें क्या हो रहा है कि पैसे दे रहे हैं कि ये क्रॉप आप उगाइए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन दिया इंडिया को कोविड-19 प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के लिए। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने बोला कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 है वो एक एंडेमिक डिजीज बन सकता है। तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में थोड़ा सा देख लेते जाते जाते क्या अंतर होता है। तो इपिडेमिक का हिंदी मीनिंग होता है महामारी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रीजनल लेवल पे एक कोई डिजीज आउटब्रेक होता है उसको बोलते हैं। जैसे कब डेंगू हो जाता है कभी कभी दिल्ली में, तो उसको इपिडेमिक बोलेंगे। जब ये इसमें पैन लग गया यानी कि कोई बड़े एरिया में वो वही महामारी है वो फैल चुकी है, यानी कंट्री या कॉन्टिनेंट लेवल पे वो फैल गई, तो उसको पैंडेमिक बोलेंगे। इसका मतलब हो गया कोविड-19। एंडेमिक का मतलब हो गया एंडेमिक प्लांट्स, आपने नाम सुने होंगे। तो एंडेमिक का मीनिंग होता है स्थानीय यानी एक लोकल। तो एक लोकल डिजीज है जो कि बार बार आते रहता है कोई भी एरिया में। जैसे इंडिया में मलेरिया कभी जाता नहीं है, या फिर अफ्रीका में मलेरिया जाता नहीं है, वो एक एरिया में हमेशा रेगुलरली आते रहता है, तो उसको एक एंडेमिक डिजीज बोलेंगे। यही अगर एंडेमिक डिजीज अगर बड़ा फॉर्म ले ले तो उसको हाइपर एंडेमिक बोलेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने ये चारों टर्म में डिफरेंस देख लिया। अगर एक टर्म दे दे आपको और 4 डिफिनीशन दे दे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन सा डिफिनीशन किस टर्म की बात कर रहा है। जाते जाते ई नैम पे हमने डिस्कशन कर लिया था, उसमें 1000 मंडीज हो गए हैं। साथ ही साथ 16 मई को सिक्किम गवर्नमेंट डे मनाया गया। तो यही इसी के साथ हमारा करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। जो हमारा पोल है उस पर आप आंसर करके बताइए कि ये जो स्कीम है, जो बहुत बड़ी स्कीम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस पे अलग से वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए। साथ ही साथ इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल इसी टाइम।